जय भारती दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, ओस्टेट का प्रयोग करके देखा था और उस प्रयोग के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हम देखा कि तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चुंबकीय तैयार करता है उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आज हम देखेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी आवेश को गतिमान कराएं, किसी आवेश को प्रवेश कराएं, तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कुछ बल लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेश पर बल। यानी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिशील है तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई बल लगता है या नहीं लगता है। आज हम उसकी तो आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हम हमारे पहले दूसरे चैप्टर में तीसरे में उसमें हम विद्युत क्षेत्र को ऐसे एक रेखा के द्वारा तीर के निशान से दर्शाते थे। जैसे भी ये ऐसे रेखाएं होती थी तो हम कहते थे भी ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम ऐसे तीर का निशान का प्रयोग करते थे। तो आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हम चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, क्या हम चुंबकीय क्षेत्र को भी ऐसे ही दर्शाते हैं या कोई और है। तो मैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप एक छोटा सा टिक देता हूं, उससे आप समझने का प्रयास करना। ये तीर का निशान है और तीर के पीछे आपने कभी देखा होगा कि ऐसे रहता है, ऐसे तीर के पीछे एरो का निशान रहता है। तो जब जैसे कि मान लो ये तीर हमारी तरफ आ रहा है, जब ये तीर, इसको ऐसे समझो, इसकी ये नोक है, ये तीर ऐसे आएगा तो हमें आगे से बिल्कुल एक डॉट जैसा दिखाई देगा, बिंदु दिखाई देगा, ये डॉट। ठीक है, आप एक बार इतना समझिए। और जब ये तीर इधर जा रहा है, जैसे पीछे से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा एरो, यानी कि ये हमें ऐसे क्रॉस की तरह दिखाई देगा। यानी कि जैसे कि मान लो ये कोई तार है, इसके चारों यदि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गतिशील हो रहा है। मान लो ये तार है, इसके चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो रहा है, ऐसे गतिशील है, जैसे कि मान लो ऐसे गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ वो अंदर जा रहा है, मतलब हमें तीर का निशान पीछे से दिखेगा, यानी कि एरो दिखेगा, यानी कि ये इधर हो जाएगा क्रॉस, और यहाँ से वापस बाहर आ रहे हैं कि तीर की डॉट दिखेगी, यहाँ हमें डॉट दिखेगी। समझने का प्रयास कीजिए, तो हमें यहाँ करेंगे डॉट, यानी कि यहाँ से तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, यहाँ से तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है और इधर से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ आएगा, इसको तो हम कहेंगे डॉट, और अंदर की तरफ आएगा उसे कहेंगे क्रॉस। तो हम चुंबकीय क्षेत्र को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे ये डॉट से दर्शाते हैं, यह तो होता है अंदर की ओर, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और जो क्रॉस का ये है अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। ये है अपना। तो हम विद्युत क्षेत्र को तो ऐसे दर्शाते थे, ई वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे बहुत सारे लगा दें, या तो डॉट या क्रॉस, तो वो हो जाएगा अपना चुंबकीय क्षेत्र। यहां तक बिल्कुल क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो हम ले लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, हमारे टॉपिक को एक बार फिर से चुंबकीय क्षेत्र में, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, हम ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हम कोई चुंबकीय क्षेत्र वो आवेश ले लेते हैं। क्यों है, मान लो ये आवेश क्यों है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और जो आवेश है
वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, क्या होगा, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ये v वेग से गतिशील है। क्यों ये b चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यों थीटा कोण से v वेग से गतिशील है। ये अपनी हो गई। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं इस पूरे की, कि भाई जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को प्रवेश कराते हैं तो वह आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल अनुभव करेगा, बल तो इस पर लगेगा। उस बल का मान क्या होगा वो हमें डिफाइन करना है। लिख लेते हैं, जब कोई आवेश ये है कि जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है, तो वह एक बल का अनुभव करता है। उस बल की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो ये आवेश क्यों कि भाई एक आवेश क्यों को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है। कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है, यह आवेश है। तब इसके ऊपर बल कितना लगेगा। तो ये इसके ऊपर लगने वाला बल कुछ स्थिति है, कुछ कारक उनके ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर लगने वाला बल क्यू पर निर्भर करेगा, थीटा पर निर्भर करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये क्यू किस वेग से गतिशील है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। तो इसके ऊपर लगने वाला बल जो है, आप यहां तक नोट कीजिए कि भाई एक चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील तक उस पर लगने वाला बल। ठीक है। तो पहली बात कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल है, वह इस आवेश के समानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण इस आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा कि इस आवेश में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू B। समीकरण नंबर 2। और अब इस आवेश में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक, इसका ये लंबवत घटक हो जाएगा। आपने घटक 11th कक्षा में आपने घटक पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो मैं अलग से आपको बता देता हूं। ये है अपना, मान लो इसको मैं अलग बाहर लेके आता हूं। ये क्यू आवेश है, ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण से है, ये v वेग से गतिशील है। तो थीटा के साथ वाला घटक v cos थीटा और दूर वाला v sin थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये इस आवेश के ऊपर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3।
ये अपना हुआ पूरा। ये इन कारकों पे निर्भर करता है, इसके इस आवेश पे, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल इन कारकों पे निर्भर करता है कि इस पर लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है कितना नहीं है, और इस आवेश पर लगने वाला बल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। इसकी इसको ज्या बोलते हैं, तो इसके समानुपाती होता है। इन सबको हम एक साथ कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों का एक साथ मिला के रखते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4। इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा इसके स्थान पे। तो F इज इक्वल टू के क्यू बी वी साइन थीटा, और प्रयोगों के द्वारा इस के की वैल्यू 1 है, इस के का मान 1 हो जाएगा प्रयोगों के द्वारा। तो हमारा पूरा आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, ये पूरा आ गया। इक्वेशन नंबर 5, यही इस आवेश पर लगने वाला बल है क्यू बी वी साइन थीटा। इसको यदि हम सदिश रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे F इज इक्वल टू एफ वेक्टर, सदिश रूप में लिखेंगे तो ये Q हो जाएगा और ये हो जाएगा B क्रॉस V, ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। आपने शायद पढ़ा था होगा कि A क्रॉस B का मान AB साइन थीटा, ये सदिश रूप हो जाएगा इसका। तो किसी आवेश पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तरफ लगने वाला बल का मान ये होता है F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसे भी लिखा, ये V भी मिलेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं कि इतने लिए लिख देते हैं कि V भी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा B क्रॉस B, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्रम आप चेंज कर सकते हैं। B क्रॉस B, कुछ नहीं होगा। आपको V भी चाहिए तो या V भी लिख दो, और नहीं तो V भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, V भी कर दो या V भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना किसी आवेश पर लगने वाला बल का मान ये होगा। अब हम इसे अलग अलग कोण के साथ इसे इस समय करके देखेंगे, अलग अलग कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि थीटा का मान 0 डिग्री होता है तब इसके ऊपर कितना बल कार्यरत है, 90 होता है, 180 डिग्री, ये हम सब के लिए देखेंगे। तब के लिए आप इतने का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कर लीजिए। यहाँ इसकी हर एक की लाइन आएगी कि इस आवेश पे लगने वाले बल का मान आवेश के समानुपाती होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, लंबवत घटक भी साइन थीटा के समानुपाती होता है। इन सब की आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, ये नोट्स मिल जाएंगे, इन सब के ऊपर लाइनें लिखी हुई है वो मिलेगी आपको नोट्स में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसको भी साथ में पढ़िए, नोट्स को भी पढ़िए, आप दोनों को मिला के अपने अलग से नोट्स बनाइए और आराम से पढ़िए। यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब हम इसके अलग अलग केसेस देखेंगे, थीटा की अलग अलग वैल्यू रखेंगे कि थीटा बराबर जब 0 हो तब क्या इसमें कितना बल लगेगा, आवेश पर कितना बल लगेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो हम थीटा के अलग अलग मान रख के अपना वो हमने ये सूत्र डिफाइन कर लिया है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये अपना इक्वेशन है, और ये हम यहाँ पे अलग अलग मान रख के देखेंगे। अभी तो यहाँ पे क्यू है, ये बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी वेग से है। अब हम इस थीटा की वैल्यू अलग अलग रख के देखेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पहले 0 रखेंगे। तो हम पहला केस करते हैं अपना, केस फर्स्ट, जब चुंबकीय क्षेत्र व आवेश के वेग v
चुंबकीय क्षेत्र व आवेश के वेग v के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। यानी कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि जो ये आवेश है वो इस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ही गतिशील हो, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, इसका मान 0 डिग्री हो जाए, यानी कि इसके तरफ ही ये गतिशील हो। जब थीटा बराबर 0 हो तो इसके अंदर अब क्यू ऐसा कैसा v b साइन थीटा का मान 0 डिग्री, और अब जानते हैं साइन 0 0, यानी कि ये पूरा 0, साइन वैल्यू की 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0। यानी कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी कि जो आवेश है वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील है। जैसे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दिशा में ही आवेश गतिशील है, तो उसके ऊपर लगने, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला, उस आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। यानी कि जब 0 डिग्री हो तो इसका मान 0 डिग्री। यदि आवेश इसके प्रति समांतर यानी कि इसके विपरीत गतिशील हो, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गतिशील हो, यानी कि 180 का कोण बनाता हो, 180 डिग्री का कोण बनाने पे, जैसे कि ये 0 और मान लो 180 का है, जैसे कि इसके विपरीत, जैसे मान लो इसके विपरीत जा रहा है तो ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 0 थीटा बराबर 0 पर तो ये 0, और अब इसके अंदर 180 रखेंगे, तो यहां पे हम रखेंगे क्यू बी बी साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा मान फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे तब भी एफ की वैल्यू, एफ का मान 0 ही आएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश या तो उसके दिशा में गतिशील हो, उसके समांतर या उसके प्रति समांतर, यानी कि उसके विपरीत गतिशील हो, दोनों ही स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पे लगने वाला बल का मान 0 होगा। ये हो गया अपना, ये 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, यानी कि आवेश इसकी दिशा में गतिशील हो या इसकी विपरीत दिशा में गतिशील हो, दोनों स्थिति में इसका मान 180 होगा आपका मान। अब हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, जब चुंबकीय क्षेत्र व आवेश के वेग v के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में इस आवेश को v वेग से लंबवत है, 90 डिग्री का मतलब इसके लंबवत है। यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी आवेश को उसके लंबवत प्रवेश कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, तब इसका मान क्या होता है। तो हमारे इस फॉर्मूल इसके अंदर मान रखेंगे कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू ये 1, ये पूरा 1, यानी कि क्यू वी बी, ये इसका अधिकतम मान है। F मैक्सिमम ये होगा, ये है अपना। यानी कि जब हम किसी आवेश को एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री का मान रखते हैं, तब इसका मान, उस पे लगने वाला जो बल है वो अधिकतम होगा, अधिकतम बल होगा इसके ऊपर, इस आवेश पे लगने वाला F मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम बल ये लगेगा। तो ये आ गया 90 डिग्री पे। तो ये अपने हो गए सारे केस कि भाई जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, यानी कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर, यानी कि उसकी दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में गति करता है, तो उस आवेश पे लगने वाला बल 0 होता है। और यदि उसके लंबवत प्रवेश कराया जाता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या जब आवेश को
v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराया जाता है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये एफ मैक्सिमम अधिकतम बल प्राप्त होगा। अब हम यहां से ये जो बी चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन दे सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं। यहां से हम निकाल सकते हैं बी का मान निकाल सकते हैं। बी का मान हम निकालेंगे एफ मैक्सिमम अपॉन क्यू बी, यानी कि ये इसके मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरह की। बस इतना सिंपल सा ही है। तो यहां से हम इस चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहां तक आप नोट कीजिए, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा थीटा इज इक्वल, थीटा हमारा 90 रहेगा। इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये v वेग से अपना 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा हमारा 90 हो जाता है, यानी कि क्यू आवेश इसके लंबवत यदि प्रवेश करता है तो एफ का मान है वो मैक्सिमम होगा क्यू बी बी। ये अपना आ गया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आया आपको समझ में? जब थीटा का मान 0 या 180 रखते हैं तो उस आवेश पर बल का मान 0 होगा, और जब 90 डिग्री रखते हैं तो उस बल का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो ये अपना हो गया। ओके, आगे लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। हमने ये याद कर लिया कि चुंबकीय क्षेत्र होता है एफ मैक्सिमम अपॉन क्यू बी। ये हम चुंबकीय क्षेत्र की। अब हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र को हम करेंगे परिभाषित। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एक तो सिंपल सी परिभाषा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम यदि जिसके उस क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को अनुभव किया जाता है, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव किया जाता है, वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और अब हम इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम इस फॉर्मूला इस सूत्र से हम देखेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। यदि मान लो इस सूत्र में जो बी का मान है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं एक बार। बी बराबर एफ अधिकतम अपॉन क्यू बी। इसके अंदर से क्यू का मान 1 कूलाम हो जाए, यानी कि इस आवेश की वैल्यू 1 कूलाम और इसका वेग 1 मीटर प्रति सेकंड। इसी एकांक आवेश को एक चुंबकीय क्षेत्र में एकांक वेग से गतिशील कराया जाता है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू जब एक एक कर दी जाती है तो इसका मान आता है
एफ मैक्सिमम अपॉन 1.1 यानी कि 1, यानी कि ये एफ एम हो जाएगा, यानी कि बी बराबर हो जाएगा एफ एम के। तो बी इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक आवेश को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील प्रवेश कराया जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान उस आवेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर होता है। इसे समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं। यदि एकांक आवेश का मान किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है और एकांक वेग से प्रवेश कराया जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश एकांक आवेश पर लगने वाले बल का मान इस चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और ज्यादा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और हमने पिछले कक्षा 11th में पढ़ा है कि ऐसी राशि जिसकी परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती हो तो वह सदिश राशि कहलाती है। तो इसकी दिशा भी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है। इसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। जिसको यदि हम सीधे से लेके तो 1 वेबर बराबर होता है न्यूटन, यानी कि सूत्र से यदि हम इसको निकालें, यानी कि 1 न्यूटन का मान 1 वेबर के बराबर होता है। सूत्र से देखें तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलाम और वेग का मीटर, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम इसको आगे करते हैं। न्यूटन, कूलाम का लिखते हैं यहाँ पे एम्पियर, और ये सेकंड, और इधर ये मीटर प्रति सेकंड। इस सेकंड से सेकंड कैंसिल। ठीक है। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा न्यूटन, एम्पियर को मीटर से लिखते हैं तो मीटर 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 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकंड है, अब स्क्वायर ये हो जाएगा न्यूटन, यानी कि न्यूटन को बोलते हैं वेबर और अपॉन मीटर स्क्वायर। ये इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है एसआई पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा मैक्सवेल। मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम बोलते हैं गाउस। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गाउस भी बोल सकते हैं या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे चुंबकीय क्षेत्र को हम टी से दर्शाते हैं, टेस्ला। टेस्ला आपको इसको याद करने, इसको आप बोलिए टकला। टकला, टकला यानी टेस्ला। आपके ध्यान, आप टकला याद कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र को टकला टी से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र टकला यानी टेस्ला, जिसको हम टेस्ला बोलते हैं। टेस्ला, 1 टेस्ला की वैल्यू होती है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस। ध्यान में रखिएगा आप ये भी, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस। इसका आपने समझ में आ गया ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन को हम वेबर लिखते हैं, ठीक है ना, 1 न्यूटन को वेबर रखते हैं। अब हम इसकी देखेंगे विमा, यहां से हम देखते हैं इसकी विमा, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र देखते हैं, यहां से हम लिखते हैं न्यूटन का विमीय सूत्र हम देख चुके ना, m1L1T-2। न्यूटन का विमीय सूत्र यही है, और एम्पियर का एम्पियर A1, और मीटर का L1। ठीक है। इस L1 से L1 कैंसिल। यहां से देखिए, मैं यहां से निकाल रहा हूं विमीय सूत्र इससे,
ये न्यूटन का होता है M1 L1 T-2, एम्पियर का एम्पियर, और ये जो मीटर बचा मीटर का L1, L1 से L1 कैंसिल, तो ये हमारा आएगा M1, L का मान कितना हो गया 0, और T-2 और A माइनस, ये इसकी हो जाएगी विमा, जिसके चुंबकीय क्षेत्र की विमा, चुंबकीय क्षेत्र की, ये चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र M1 L0 T-2 A1 A-1, ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की विमा। अब हम पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया। आप ये ध्यान रखिए, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन नामों से भी जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश, मैं एक बार लिख देता हूं, आपको ये नाम लिख देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र को हम ना चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन नामों से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे लोरेंज बल। लोरेंज बल में एक नई हेडिंग है अपनी, नई तो क्या इसमें ही है, लोरेंज बल। लोरेंज बल, लोरेंज बल क्या होता है कि मान लो हमने किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया है, कि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, थीटा, वो पहले जैसे ये v वेग से थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो इस लोरेंज बल का क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो वहां विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी वहां होता है, तो उस आवेश पे लगने वाला बल, यानी कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी बल लगता है, उस दोनों बल को मिलाकर जो बल अपने आगे आता है उसे हम बोलते हैं लोरेंज बल। तो उसकी हम लिखते हैं थ्योरी। यानी जब कोई आवेश ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहां चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल को लोरेंज बल कहते हैं। मान लो कोई आवेश क्यों है, एक क्यों आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है, तब उस पर लगने वाला लोरेंज बल F बराबर होगा, यानी कि जो ये टोटल बल है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, यानी कि जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लोरेंज बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल, यानी कि FB प्लस FE, यानी कि F चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा और F यानी कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा अपना लोरेंज बल। तो F बराबर FB का मान हमने क्या निकाला था, QB क्रॉस B प्लस, और पहले चैप्टर में पढ़ते थे F विद्युत क्षेत्र के लिए F का मान QE, ये हम पढ़ते थे ना विद्युत क्षेत्र में, उधर F बराबर QE ये पढ़ते थे विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, तो ये आ जाएगा। अब यहां से हमारा
क्यों कॉमन आ जाएगा, ये इधर बचेगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ई, ये अपना है लोरेंज बल। ये जो एफ है इन दोनों को जोड़ने के बाद इससे हम बोलते हैं लोरेंज बल, लोरेंज बल। फिर से समझिए लोरेंज बल को कि यदि किसी आवेश को, यदि कोई आवेश v वेग से ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो उस आवेश पे इन दोनों के द्वारा लगाए गए बल को लोरेंज बल कहते हैं। और लोरेंज बल की वैल्यू इन दोनों को जोड़ के कर देंगे कि विद्युत क्षेत्र में हम पढ़ते थे F बराबर Q, इस ये बल लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र में ये बल लगता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा ये आ जाएगा, ये है लोरेंज बल। तो ये हो गया अपना लोरेंज बल। तो अगले वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है बायो सावर्ट का नियम, उससे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।